एक और प्रश्न को लेते हैं जो इस बार के मेंस में एक्सपेक्टेड है। आप लोग कहते हैं कि सर फॉर्मेट तो बता देते हैं, बट क्या ऐसा उत्तर लिखना संभव है 36 और 38 नंबर के सवाल दो पढ़ने में? मैं कहता हूं देखो मैं कैसे कर रहा हूं। आज जो केंद्र की लड़ाई है वो यही है कि कॉमन सिविल कोड सेकुलर सिविल कोड के रूप में इंप्लीमेंट होकर के रहेगा, और देश में माइनॉरिटीज को जो राइट्स दिए गए हैं वो भेदभावपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 5% से कम जनसंख्या वाले लोगों को माइनॉरिटीज माना जाता है, बट भारत में किसकी कितनी जनसंख्या है आप जानते हैं। तो प्रश्न यही बन सकता है कि माइनॉरिटीज क्लास के लेकर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उस प्रोविजन के माध्यम से आज देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या डिबेट हो रहा है। सिंपल है। अब ये टॉपिक है, प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। मैंने एक नॉर्मल प्रश्न को लिखा, इसमें अपने विचार दीजिए, मतलब जो भी देश में हो रहा है उसके ऊपर आप अपनी बातें को लिखिए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो एकदम मैंने वही लिया है, बीपीएससी की ऐसी ही शीट होगी, इस पे आपको क्या लिखना है। चूंकि थोड़ा सा नोट फट गया था, बच्चे ने फाड़ दिया, तो इसको साटने में थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो गई हैं। सबसे पहले आप पहले लाइन में आप बताएंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन रखा गया है माइनॉरिटीज के लिए, पैरा चेंज करेंगे। फिर बताएंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को किस प्रकार के राइट्स देता है, तो आप बताएंगे। और आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे, पैरा चेंज करेंगे। लास्ट 75 ईयर से किस प्रकार की पॉलिटिकल सिनेरियो देखे जा रहे। अब देखिए, लक्ष्मीकांत जैसे जो भी किताबें हैं या एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनमें बस ये दो लाइन मिलता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगा कि भाई संविधान के इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा है, या माइनॉरिटीज के बारे में लिखा है, या माइनॉरिटीज कमीशन कब बना। बट लास्ट 75 ईयर्स से देश की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज से रिलेटेड इशू कैसे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में हमारे सामने हैं, और एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे इफेक्टेड हो रहा है, इसका उल्लेख नहीं मिलता। कोई भी नोट्स उठा के देख लीजिए, देखिए कैसे उसको लिखते हैं, और इन बातों को पॉइंट्स में कैसे लिखना है। पहला पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश सेकुलर है, सभी मजहब मत एक समान है, फिर माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का डिवीजन क्यों है। कहने का मतलब है, जब देश सेकुलर है, सभी धर्म और मजहब एक समान है, और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि स्टेट रिलीजन के नाम पर ड्यूल बिहेवियर नहीं करेगा, तो फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज का मतलब क्या है। मतलब एक कानून है, चाहे वो हिंदू के लिए, चाहे वो मुस्लिम के लिए, चाहे वो सिख के लिए। तो ये डिवीजन क्यों है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देश के रिसोर्स से संचालित माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके जो सर्विस सेंटर हैं, पर आरक्षण राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग क्यों नहीं होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, वो लोग रिजर्वेशन को एप्लीकेबल नहीं करते हैं, झंडे भी नहीं फहराते थे, अब फहराने लगे। 15 अगस्त 26 जनवरी को छुट्टी रहती थी, और भी कई तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात कि इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं देती हैं, बट हिंदुओं की भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद नहीं पढ़ाए जाते, मतलब सरकारी खर्चे पे। तीसरा, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान का पैमाना दोषपूर्ण है, हिंदू को छोड़ के सभी लोगों को माइनॉरिटीज माना गया। पंजाब में सिख 100% है, और भारत के 7 राज्यों में हिंदू खुद माइनॉरिटीज हैं। चौथा पॉइंट, देश के 9 राज्यों में हिंदू समुदाय खुद ही माइनॉरिटीज है, बट उनके प्रोटेक्शन के लिए कहीं कोई रूल नहीं है। अब देखिए, धार्मिक भाषाई आधार पर, मतलब लिंग्विस्टिक बेस पर 640 डिस्ट्रिक्ट में 110 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटीज में आज जी रहा। अब देखिए, ये है पर्टिकुलरली कुछ रिलेटेड कंटेंट आपने डाला। आगे देखिए, माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार है, वही मेजॉरिटी को मंदिर से प्राप्त इनकम पर भी अधिकार नहीं है। तिरुपति मंदिर जैसे पटना के महावीर मंदिर ने यह मॉडल दिखाया है, और हम जब भी जाते हैं वहां पर दान करके आते हैं, क्योंकि हमारा पैसा गरीबों के शिक्षा में, गरीबों के इलाज में, या लोगों के इलाज में काम आता है।
पटना का महावीर मंदिर अपने आप में उदाहरण है, बट ऐसे उदाहरण भारत के अन्य मंदिरों में नहीं है। वो तो ट्रस्ट बना के कर दिया गया। तमिलनाडु में, आंध्रा में जितने और केरल में जितने मशहूर मंदिर हैं उन सबको सरकार कब्जा करके है। बट यही ईसाइयों के साथ नहीं होता, मुस्लिमों के साथ नहीं होता, सिखों के साथ नहीं होता। दिल्ली में सिख के अपने हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, बट मेजॉरिटी को ये राइट्स नहीं है। आगे देखिए 7वां पॉइंट, देश में जुडिशरी में एक नागरिक स्वयं को माइनॉरिटीज के रूप में प्रेजेंट कर सकता है, बट मेजॉरिटी को यह अधिकार प्राप्त नहीं। मतलब देश का संविधान मान के चलता है कि तुम माइनॉरिटीज में हो तो तुम शोषित हो, उत्पीड़ित हो, मजलूम हो, बेबस हो, लाचार हो, और तुम हिंदू हो तो तुम सशक्त हो, तुम पावरफुल हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके देश का संविधान आपके साथ दोहरा व्यवहार करता है। एक्सपर्ट कहते हैं 8वां, घोषित अल्पसंख्यक वर्गों के वेलफेयर का बेनिफिट सिर्फ माइनॉरिटीज होने के कारण मिलता है। देश के 80% लोग जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। मतलब आप सिर्फ माइनॉरिटीज में हैं तो आपको बहुत सारे फंड मिलते हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में लैपटॉप मिल रहा है, शादी में मिल रहा है, डिवोर्स वाली लेडी को मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ धर्म के नाम पर हो तो दोहरा व्यवहार नहीं हो रहा है, एक्सपर्ट कहते हैं। फिर माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एक्टिव करते हैं, फिर अलग बैंक बनाते हैं, सरिया बैंक, अलग खान पान होता है, हलाल फूड की मांग करते हैं, अलग अदालतें होती हैं, सरिया अदालतें हैं, अलग ड्रेस कोड की मांग होती है, हिजाब पहनना करो, अलग से छुट्टी मांगते हैं, अलग से प्रार्थना गृह निर्माण की वकालत करते हैं, जो एक देश में ही अलगाव की भावना को बढ़ाता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन के नाम पर देश में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो एंटी नेशन एक्टिविटी या सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मोटिवेट कर रही हैं। ये पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आगे देखिए, यूएन के अनुसार देश में 5% की आबादी कम होने पर ही किसी को माइनॉरिटीज माना जा सकता है। इस आधार पर भारत में माइनॉरिटीज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ही दोषपूर्ण है। कंक्लूड करिए, ऐसे अनेक प्रोविजन हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है कि माइनॉरिटीज के प्रोविजन डिस्प्यूटेड हैं, और इसी संदर्भ में जुडिशरी में माइनॉरिटीज आइडेंटिफिकेशन का मामला अभी भी चल रहा है या अभी भी विवादित है। मैंने इसको 2 पन्ने में 10 पॉइंट के साथ समेट दिया। अब मैं आपसे ऑनेस्टली पूछ रहा हूं, क्या ये सारे पॉइंट्स आपको पता थे? नहीं। क्या इन सारे पॉइंट्स को आप इतनी बेबापी, निष्पक्षता, टू द पॉइंट कंटेंट के साथ लिखने की क्षमता रखते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में। बाकी अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, यही हमारी विशेषता है। यही चीजें हम यहां लिखते हैं। उत्तर कैसे लिखें, यही चीजें मैंने मेंस आंसर राइटिंग बीपीएससी की किताब में लिखा है, और अपनी 6 आने वाली किताबों में इससे जुड़े हुए चीजों को लिखा है मैंने। बाकी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बच्चों के अंदर हम यही डिस्कस करते हैं कि ये लो भाई 2 पन्ने का कंटेंट, 10 मिनट हमसे समझो, इसको पढ़ो, याद करो और लिखने की प्रैक्टिस करो। हमारा जोर इतना ही होता है। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप 15 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप आईएएस या पीसीएस नहीं बन पाएंगे, बेहतरीन यूट्यूबर, जानकार, लेखक, विचारक, पत्रकार, समीक्षक बन सकते हैं। तो यही जरूरत है जिसको आपको समझनी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे लिखना है। तो शामिल हुई। अगर आपको लगता है कि कुछ हमसे सीख सकते हैं तो जुड़िए।